हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड गाइस, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही है। ठीक है, नहीं चल रही है तो चलाओ, करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई भी एक्सेलेंस पाना है लाइफ में तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यूड जो है आपको तैयारी करनी पड़ती है। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। उसमें जो भी सपोर्ट पीसीएच दे सकता है, यानी कि प्रभावी कंपटीशन हब दे सकता है, definitely we will provide. We have a team. We have a team of 5 members, and these members including me are working very hard to provide you very important materials, very helpful materials for your examination perspective. ठीक है, इसमें अभी पार्टिकुलर इस वीडियो की बात करें तो हम लोग अरिहंत की जो बुक कवर कर रहे थे, जिसमें ऑलमोस्ट ये बुक कल्मिनेशन पे आ गया है, कंप्लीट हो गया है लगभग। एनसीईआरटी बेस्ड ये बुक है, जनरल स्टडीज की। और इसमें पर्टिकुलरली मैं कवर कर रहा हूँ हिस्ट्री को। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी भी मैम कवर करा रही हैं, साक्षी मैम। और अगर बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है गोविंद सर के द्वारा। केमिस्ट्री भी ही इज गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, तो कंप्लीट ये होने के बाद मैं सारी वीडियोस को कंपाइल करके एक एक सेक्शन वाइज, जैसे फिजिक्स का है एक मास्टर वीडियो आ जाएगा, ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो आ जाएगा, ऐसे ही एंशियंट का एक आया हुआ है ऑलरेडी, मॉडर्न मिडाइवल, सब कुछ आएगा इसमें मास्टर वीडियो के फॉर्म में। वो एक अलग ही प्लेलिस्ट बन जाएगी। अभी तो ये छोटे छोटे पार्ट में है। मैं समझता हूँ कि कई लोगों को छोटे पार्ट में देखना, पर्टिकुलर एक टॉपिक को देखना बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए दिस इज बेटर। और जिसे मास्टर वीडियो चाहिए विल ऑल्सो प्रोवाइड दैट। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। इस बुक के बारे में मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बता रखा है। ठीक है, सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे। कंटेंट में देखें तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी है, जैसे कि हिस्टोरिकल सोर्सेज वगैरह सब कुछ कर रखा है। मुगल एम्पायर तक वी हैव कंप्लीटेड, यहाँ तक। नेक्स्ट इज मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, विच इज अ स्मॉल टॉपिक। आई विल बी कवरिंग दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। उसके अलावा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, के बाद मराठा एम्पायर एंड लेटर मुगल्स आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे हमारा ये वाले इंडिया इन 18th सेंचुरी एंड राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स, यहाँ तक हम लोग कवर कर लेंगे मिडाइवल के अंदर। इसके बाद ये मॉडर्न में कवर करेंगे। ठीक है, अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया एंड ब्रिटिश रूल, ये हम मॉडर्न से स्टार्ट कर देंगे। और इतना करने के बाद, ये 4 टॉपिक करने के बाद, इसको मैं कंपाइल कर दूंगा मिडाइवल को भी एक मास्टर वीडियो में, तो वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए गाइज, स्टार्ट करते सीधा टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आज का टॉपिक है हमारा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आई थिंक 63rd पेज पे है। सो आई विल बी टाइपिंग हियर 63rd पेज। ओके ओके, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन विल बी डीलिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ आपको बेटर व्यू दिलाने के लिए। हाँ, ओके। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मुगल पीरियड की बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, क्वेश्चन वाइज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वेर द 2 प्राइमरी ड्यूटीज एक्सेप्टेड बाय मुगल एम्पेरर फॉर हिमसेल्फ। मुगल एम्पेरर ने अपनी जो प्राइमरी ड्यूटी कहते हैं, सेकेंडरी ड्यूटी तो बहुत सारी होंगी, लेकिन प्राइमरी जो 2 ड्यूटी इन्होंने ले रखी थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी मुगल एम्पेरर हो, चाहे वो बाबर रहा हो, हुमायूं रहा हो, अकबर रहा हो, तो 2 ड्यूटी प्राइमरी ये करते थे। दैट इज फर्स्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, जिसे हम जहान बनी कहते हैं, जहान बनी। और दूसरा है जहांगीर, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर। ठीक है, एक तो होगा प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, दैट इज जहान बानी, एंड दूसरा है एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर, दैट इज जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which Mughal ruler abolished the post of all powerful वकील and become the head of revenue department। तो ये बन गया था अकबर। ठीक है, अकबर ने एबोलिश कर दिया था जितने भी पोस्ट थे ऑल पावरफुल वकील के, एंड खुद को हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट बना लिया था। ठीक है, विच पोस्ट वाज होल्ड बाय मीर बख्शी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मीर बख्शी जो था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट कहा जाता था। ठीक है, हुआ करता था ये मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन में, बिकॉज ये हेड करता था मिलिट्री डिपार्टमेंट्स को, मिलिट्री डिपार्टमेंट, नोबिलिटी को, इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसी को भी ये डील करता था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट कह सकते हैं वो मीर बख्शी का ही था। फिर आता है, नेम द ऑफिशियल्स हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनकम
and expenditure and had control over खालसा and जागीर। कह रहा है कि वैसे ऑफिशियल का नाम बताइए जो रिस्पॉन्सिबल था जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर्स थे, and had control over खालिसा and जागीर। these were the kind of क्या लैंड जो खालसा और जागीर। जागीर आज भी आप सुन रहे हो क्या, तुम्हारे बाप की जागीर है, ऐसे वर्ड्स आपको सुनने को मिलता है कि मतलब कि जागीर मिली, विरासत टाइप की चीजें होती हैं। तो ये पोस्ट था दीवान का, दीवान। विच ऑफिशियल इन द एम्पायर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंपेरियल हाउस होल्ड एंड कारखानाज। कारखानाज यानी कि मॉडर्न डे इंडस्ट्री की बात की जा रही है, कारखाना, ठीक है, कंपनियां लगी हुई थी उस समय भी। सो विच ऑफिशियल इन एम्पायर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंपेरियल हाउस होल्ड। इंपेरियल हाउस होल्ड में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि इंपेरियल हाउस होल्ड में वहां पे जो भी एसेट्स थे, इंपेरियल एसेट, वो सब इंपेरियल हाउस होल्ड में आते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये दिया गया था मीर समन को। मीर समन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। दीवाने बायूतात क्या था? दीवाने बायूतात वाज द हेड ऑफ व्हाट? सो ही वाज द हेड फॉर मेंटेनिंग रोड्स, ठीक है। दीवाने बायूतात मेंटेनिंग रोड, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए ये एक पोस्ट बनाया गया था। हु हेड्स द डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी? चैरिटी डिपार्टमेंट को इन रिलीजियस फंडिंग्स में किसको, हेड को क्या बोला जाता था? तो करेक्ट आंसर होगा सदर उस सुदूर, सदर उस सुदूर। काजी उल कुजात, तो काजी का मतलब ही होता है इस्लाम में जुडिशियरी से रिलेटेड होता है, जुडिशियरी से रिलेटेड होता है काजी। सो काजी उल कुजत जो था, ही वाज हेड ऑफ विच डिपार्टमेंट? सो ही वाज द हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the responsibility of मुहतासिब in empire? मुहतासिब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एम्पायर में? तो बात करें मुहतासिब की, तो he was the censor of public morals. He was the censor of public morals. What is the name of the award given to meritorious men in Mughal court in the form of robe of honor? तो कहते हैं ना सराफा, जैसे अभी आज के डेट में क्या होता है, सॉल उड़ा दिया, तो उसी तरीके का रोब ऑफ ऑनर जो दिया जाता था, उस अवार्ड का क्या नाम हुआ करता था जो कि मेरिटोरियस मेन को मुगल कोर्ट में दिया जाता था? तो उसका नाम था खिलत, ठीक है, उसका नाम था खिलत। हु वेर अहदीस, हु वेर अहदीस इन मुगल एम्पायर? सो दे वर एलाइट ट्रूप्स। अहदीस कौन थे? दे वर एलाइट ट्रूप्स, मतलब टॉप नॉच वाले जो ट्रूप्स होते हैं ना, उनको अहदीस मुगल एम्पायर में कहा जाता था। नेम द ट्रूप्स विच वेर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द रूलर एंड नॉट टू ऑफ द मनसबदार, ठीक है। तो ये थे अहदीस, दे वर द एलाइट ट्रूप्स, सीधे रिस्पॉन्सिबल थे, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे किसको? रूलर को। ये मनसबदार वगैरह के अधीन नहीं आते थे, टॉप नॉच के ये सब क्या थे? ट्रूप्स थे। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस टेरिटरीज नोन एज, सो दिस इज नोन एज सूबाज। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को सूबाज में बांटा गया था। मॉडर्न डे प्रोविंस कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं, उस समय इनको सूबा में बांटा गया था। और मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उस समय मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उस समय डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था? तो सूबाज के अंदर डिवाइडेड था, सूबा डिवाइडेड था सरकार। मॉडर्न डे का जो डिस्ट्रिक्ट होता है उस समय क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था सरकार, जो कि सूबा के अंदर आता था। सबसे पहले क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट तो क्या ही है, ठीक है। इसके बाद आता था, ठीक है, क्या आएगा इसके बाद? इसके नीचे आएगा सीधा सूबा, सूबा, और इसके नीचे फिर सरकार, फिर उसके भी नीचे परगना। सो व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मुगल टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन? तो असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है, तो सबसे पहले आएगा परगना जो कि सरकार यानी कि जिला के अंदर था, फिर आएगा सूबा यानी कि प्रेजेंट डे की स्टेट की तरह की चीज थी। व्हाट वाज द खालिसा लैंड? खालिसा लैंड जो था वो रॉयल लैंड था, ठीक है। खालिसा लैंड क्या था? रॉयल लैंड। रॉयल लैंड कह रहे हैं तो यहाँ पे मुगल एम्पायर का खुद का लैंड, दैट इज रॉयल लैंड, ये इसको बोला जाता था खालिसा। जागीर किसे बोला जाता था? जागीर किसको अलॉट किया जाता था? तो ये नोबेल्स को किया जाता था। जो कोर्ट में नोबेल्स हुआ करते थे ना, उनको जागीर दी जाती थी। हाउ मेनी टेरिटोरियल यूनिट्स इन अकबर रेन? तो टोटल 15 टेरिटोरियल यूनिट थी अकबर के शासनकाल में।
हु इज द हेड ऑफ सूबा, सूबा के हेड को क्या बोला जाता है? जैसे आज की डेट में सूबा के हेड को, जैसे स्टेट के हेड की बात करें आज की डेट में, तो कोई स्टेट का हेड क्या होता है? दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और एक होता है रियल। तो नॉमिनल वाले तो गवर्नर होते हैं, और जो रियल एग्जीक्यूटिव स्टेट में होता है वो कौन होता है? वो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर। बट उस समय जो हेड होता था सूबा का हेड जो होता था वो होता था निजाम बोलते थे या फिर सूबेदार बोलते थे, निजाम या फिर सूबेदार। हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सरकार, दैट इज डिस्ट्रिक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा फौजदार। फौजदार ही हेड करता था सरकार या फिर डिस्ट्रिक्ट को। व्हाट इज द रोल ऑफ अमल गुजर इन द डिस्ट्रिक्ट? तो ये इस अमल गुजर एक अधिकारी होते थे और इनका काम था रेवेन्यू कलेक्शन का। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता था वो अमल गुजर ही करते थे। व्हाट वाज द सेल्फ गवर्निंग यूनिट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये था विलेज, सेल्फ गवर्निंग यूनिट था। तो सबसे नीचे आएगा विलेज, विलेज के बाद आएगा परगना, मॉडर्न डे ब्लॉक कह सकते हैं, फिर आएगा सरकार, फिर आएगा सूबा, और फिर अपना सेंट्रल लेवल आ जाएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये था कुछ इस तरीके का सेटअप था। नेक्स्ट है नेम द बॉडी विच सेटल डिस्प्यूट इन विलेज। तो डिस्प्यूट को सेटल करने का जो काम करती थी वो पंचायत करती थी, जो कि एक ऑटोनोमस टाइप की बॉडी, सेल्फ गवर्निंग यूनिट के अंदर ही पंचायत आते थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे इसी से रिलेटेड। मनसबदारी सिस्टम देख लेते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है मनसबदारी सिस्टम, ये लॉन्च किया गया था मुगलों के द्वारा ही, और मुगलों में भी ये लॉन्च किया गया था अकबर के द्वारा, यानी कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ मनसबदारी सिस्टम। तो ये खुद अकबर ही इसके आर्किटेक्ट थे। मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था कि एक पर्टिकुलर एरिया का मनसबदार बना दिया जाता था, उसको कुछ रैंक दे दिए जाते थे, जाट और सवार, उसको रैंक देके और पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता था, इतने से आप कमाओ और इसका आप मनसबदार बन जाओ। सो मुगल इंपेरर अकबर हैज बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनसबदारी फ्रॉम विच कंट्री? तो ये मंगोलिया का कॉन्सेप्ट था, जो कि अकबर ने अपने शासनकाल में इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया मुगल एम्पायर में। नेम द रैंक्स इंट्रोड्यूस्ड इन मनसबदारी सिस्टम। तो ये जाट और सवार, ये दो रैंक हुआ करता था, जाट और सवार दो रैंक हुआ करता था मनसबदारों का, और उसके हिसाब से ही उनका जो है कितना लैंड दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो डिसाइड होता था। सो व्हाट डिड द टर्म जाट सिग्निफाई इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये था स्टेटस ऑफ मनसबदार जो है दिखाता था, जितनी जाट की रैंकिंग कम होगी उतना ही नीचे का मनसबदार माना जाता था। सो स्टेटस ऑफ मनसबदारी जाट और सवार से हम लोग डिपेंड निकालते थे उस समय। सो what did the term sawar signify in the mansabdari system? So it was number of troops a jat has to maintain, number of troops a jat has to maintain, yani ki mansabdar has to maintain. So name the three classes in which mansabdari system was divided. इसको further mansabdari system को तीन classes में बांटा गया था, that is mansabdar, फिर आता था आमिर, और फिर लास्ट वाला जो था आमिर आजम। सो 500 जाट जिसके पास होता था, एक रैंक है, उसका पोजीशन हो जाता था मनसबदार का। इससे नीचे आया तो मनसबदार नहीं रह जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन आमिर? आमिर के पास एटलीस्ट 500 से 2500 जाट होने चाहिए थे, तो वो आमिर कहलाएगा। एंड हु इंट्रोड्यूस्ड दोस्पा सिस्पा सिस्टम इन मनसबदारी? तो ये इंपेरर जहांगीर ने इसको लागू किया था। और दोस्पा सिस्पा के बारे में बताऊं तो ये एक नोबल सवार के लिए था, कि भैया नोबल सवार जो होंगे वो अपना इंक्रीज कर सकते हैं विथ इंक्रीजिंग जाट। सो व्हाट इज दोस्पा सिस्पा सिस्टम? इट वाज नोबल सवार कुड बी इंक्रीज्ड विथ इंक्रीजिंग जाट। ठीक है, सवारों की संख्या दोस्पा सिस्पा में बढ़ाई जा सकती थी विथ इंक्रीजिंग द जाट रैंकिंग। सो हाउ मनसबदार वेयर पेड? मनसबदारों को रेवेन्यू असाइनमेंट किया गया था, जागीर के तौर पे कुछ लैंड दे दिया गया या फिर कैश भी दिया जाता था। ठीक है, मनसबदारों का पेमेंट ज्यादातर तो लैंड ही दे दिया जाता था, जिसपे वो जागीर बना लेते थे, और उसी से रेवेन्यू जो कलेक्शन होता था वो अपना खर्चा कुर्ची निकालते थे, या फिर कैश भी दिया जा सकता था। चलिए अब देखते हैं हम जागीर
हमने वर्ड सुना तो जागीरदारी सिस्टम के बारे में जानते हैं। सो व्हाट इज जागीरदारी सिस्टम? जागीरदारी सिस्टम जो था इट इज बेसिकली असाइनिंग द पीस ऑफ लैंड फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। जागीरदारी सिस्टम वाज assigning piece of land for revenue collection. What are jagirs? So jagirs were the land allotted to officials for revenue collection, especially मनसबदारों को ही दिया जाता था, या फिर जिसे हम नोबल कहते हैं, मनसबदार या फिर नोबल को ये दिया जाता था। नेक्स्ट है who were जागीरदार? So they were basically officials given जागीरदारी। ठीक है, जागीरदारी जिसको दिया जाता था वो ऑफिशियल्स को ही जागीरदार बोलते थे। टू whom जागीरदारी वाज साइन, तो जैसा कि मैंने बताया ये ज्यादातर मनसबदार को एज ए सैलरी दिया जाता था, मनसबदार को सैलरी के तौर पे जागीरदारी दी जाती थी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म जामा? जामा मस्जिद सुनते हो ना, जामा का मतलब क्या होता है? जामा का मतलब होता है एस्टिमेटेड रेवेन्यू फ्रॉम टेरिटरी। ठीक है, जामा का मतलब होता है एस्टिमेटेड रेवेन्यू फ्रॉम टेरिटरी। एक पार्टिकुलर टेरिटरी है उसमें कितना रेवेन्यू कलेक्शन हो सकता है, दैट एस्टिमेशन इज कॉल्ड जामा। ठीक है, अगला देखते हैं। इन विच करेंसी रेवेन्यू वाज कैलकुलेटेड? तो ये दाम में कैलकुलेट होता था, और जो कि दाम वाला सिस्टम जो था ना, सिल्वर की जो करेंसी थी वो किसने? शेरशाह सूरी ने लॉन्च किया था, इसको कॉपी किया था इन्होंने और चलता रहा। लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात कर लें अब। सो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ स्टेट्स इनकम? स्टेट का इनकम का मेन सोर्स क्या था? वो था लैंड रेवेन्यू। और मुगलों ने बहुत ही ज्यादा लैंड रेवेन्यू से एक्सप्लॉइट किया है, एक्सप्लॉइट भी किया है काफी ज्यादा गरीबी आ गई थी लोगों में, क्योंकि लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा कलेक्ट करते थे ये लैंड वालों से। व्हाट इज घल्ला भक्सी और बाहोली इन लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये होता था मेथड ऑफ क्रॉप शेयरिंग। मेथड ऑफ क्रॉप शेयरिंग, मान लो किसान है, ठीक है, उसने कुछ उपज किया, मान लो कि 300 किलो का कुछ उसका अनाज हुआ, उसका शेयर वो सरकार को कैसे देगा? तो वो घल्ला भक्सी सिस्टम से, मेथड ऑफ क्रॉप शेयरिंग को घल्ला भक्सी के सिस्टम से वो देता था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड बनताई? बनताई ये बहुत पूछता है। बनताई ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड, सो ये एक सिस्टम था ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू। बनताई, बटाई या फिर बटाई कहते हैं ना, बटाई भी बोलते हैं, बटैया बोलते हैं, बटाई बोलते हैं। आज भी ये काफी फेमस है, ठीक है, यूपी बिहार में स्पेशली काफी फेमस है बटाई सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका लैंड है और आपने बटाई पे किसी को दे दिया, वो आपके लैंड को लेके कुछ प्रायर एग्रीमेंट हो जाता है कि इतना हिस्सा मैं रख लूंगा, तो या फिर आधा आधा पे करेगा, तो जो भी है बटाई पे आपने लैंड दिया, ठीक है, तो एग्रीमेंट हो गया आपका, वर्बल हो सकता है या फिर रिटर्न भी करवा सकते हो, और उतना जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो कि रेवेन्यू इससे कितना लेना है, आपने लैंड दिया तो उस समय क्या था, उस समय मुगल एम्पायर का जो सिस्टम था वो बटाई सिस्टम में किसानों को लैंड दिया जाता था और उस पर लैंड का जो रेवेन्यू होगा वो कैलकुलेट किया जाता था बटाई सिस्टम के द्वारा। हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड क्वाइन कॉल्ड असरफी? असरफी जो है ये अकबर ने गोल्ड क्वाइन को इशू किया था, जिसे असरफी बोला गया, ये अकबर के द्वारा किया गया था। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द कॉपर क्वाइन वाज नोन एज, कॉपर क्वाइन को कहा जाता था दाम। ठीक है, हमने देखा था कि सूर डायनेस्टी में दाम किसे बोला जाता था? दाम वाज इक्वल टू सिल्वर करेंसी, नॉट कॉपर। बट ये जो है यहाँ पे आके देख सकते हो, कॉपर जो क्वाइन था, क्वाइन होगा, ये दाम हो गया किसमें? मुगल एम्पायर में। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप डिवीजन। तो एक तो बटाई सिस्टम था, तो बटाई सिस्टम में क्या था? इट वाज डिवीजन ऑफ क्रॉप एट द थ्रेसिंग फ्लोर एट द प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्टीज। ठीक है, दोनों पार्टीज है, इसमें गवर्नमेंट भी है, ठीक है, और किसान भी है। बटाई पे कुछ लैंड दिया गया है किसान को, तो कुछ जब थ्रेसिंग होता है, जब उसने काट लिया, कटाई के समय थ्रेसिंग जिसे बोलते हैं, फसल को काटा जा रहा है, उस समय दोनों पार्टी प्रेजेंट रहती थी और बांटती थी, दैट इज कॉल्ड बटाई सिस्टम, क्रॉप को। ठीक है, फिर आता है खेत बटाई। शेयर वाज डिसाइडेड व्हेन द क्रॉप वाज स्टिल स्टैंडिंग ऑन फील्ड। पहले ही डिसाइड कर लिया गया, क्रॉप अभी स्टैंडिंग है, काटा नहीं गया है, थ्रेस नहीं किया गया है, तो उसे हम कहेंगे खेत बटाई। फिर आता है लंग बटाई वाज द डिवीजन ऑफ क्रॉप आफ्टर कटिंग विदाउट सेपरेटिंग ग्रेन।
ठीक है, सेपरेटिंग। थ्रेसिंग में तो क्या है, काट भी लिया और थ्रेस भी कर लिया, मतलब अनाज अलग कर लिया। बट लंग बटाई में क्या हुआ कि आपने फसल तो काटी बट थ्रेसिंग नहीं किया उसको। फसल में तो मान लो गेहूं है, तो ऐसा कुछ फसल है उसमें बाली उसकी यहाँ पे है, आपने पूरे फसल के साथ जो बटाई किया उसे बोलते हैं लंग बटाई, और थ्रेस करके किया उसे बटाई बोला गया था। चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। लैंड को भी 4 कैटेगरी में बांटा गया था उस समय। मुगल एम्पायर की बात करें, एक तो था पुलाज। पुलाज बेसिकली ऐसा लैंड हुआ करता था जो कि कंटिन्यूअसली जिसमें कल्टीवेशन चलता रहता था और बहुत फर्टाइल लैंड हुआ करता था। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन होता रहता था, बहुत फर्टाइल भी ये लैंड हुआ करता था। फिर आता है परौती। परौती या फिर आज की डेट में भी ये वर्ड यूज होता है यूपी बिहार वगैरह में, परती बोलते हैं। परती छोड़ा जाता था 1 या 2 साल के लिए, कई साल कल्टीवेशन के बाद परती छोड़ा जाता था कि इसका जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी वो रीस्टोर हो जाए। फर्टिलिटी को रीस्टोर करने के लिए परती छोड़ा जाता था। तो ये फॉलो लैंड हुआ करता था फॉर 1 और 2 ईयर, दैट इज कॉल्ड परती या फिर परौती। फिर आता था चच्चर। चच्चर वाज लेफ्ट फॉलो, मतलब कि इस पे बुआई नहीं हुई, ठीक है, फॉलो लैंड छोड़ दिया 3 से 4 साल के लिए, दैट इज कॉल्ड चच्चर। फिर आता है बंजर। अगर 45 या उससे ज्यादा साल से खेती नहीं हो रही है, अनकल्टिवेटेड हो गया है, तो वो बंजर जमीन हो जाती थी। फिर आता है व्हाट इज कनकुट। व्हाट इज कनकुट इन लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये होता था मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग लैंड प्रोडक्टिविटी। कनकुट एक ऐसा सिस्टम था, इट वाज अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग लैंड प्रोडक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड कनकुट इन लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है जब्ती सिस्टम, जो कि टोडरमल ने इशू किया था इसको, इसका प्रोपाउंडर था वही टोडरमल। So Japti system was associated with, obviously it was associated with land revenue and fixed revenue से संबंधित था, जिसमें मीजर भी होता था और फिर उसके अकॉर्डिंगली फिक्स कर दिया जाता था कि इतने लैंड पे इतना जो है रेवेन्यू देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हाउ मच वाज द लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग मुगल पीरियड अंडर जप्ती सिस्टम। तो 1/3 जो है टोटल यील्ड जो होता था वो होता था जप्ती सिस्टम में लैंड रेवेन्यू के रूप में, टैक्स के रूप में ले लिया जाता था, यानी कि 33.3% जो है टैक्स था, लैंड रेवेन्यू था। व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ जप्ती सिस्टम। सो जप्ती का मेन ये था कि मेजरमेंट ऑफ लैंड के हिसाब से रेवेन्यू लिया जाता था। पहले लैंड को मेजर किया जाता था, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता था कि कितना इस पे टैक्स बनेगा। व्हाट वाज द मोड ऑफ पेमेंट अंडर जप्ती सिस्टम। तो वो कैश मोड लिया जाता था, इसमें क्रॉप नहीं लिया जाता था, इसमें कैश लिया जाता था, ठीक है। नेम द प्रोविंसेस कवर्ड अंडर जप्ती सिस्टम। तो इसमें मुगल की बात करें, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जप्ती सिस्टम में दिल्ली आता था, इलाहाबाद आता था, अवध यानी कि प्रेजेंट डे यूपी का बहुत बड़ा पोर्शन, आगरा आता था, लाहौर आता था और मुल्तान, यहाँ सभी जगह पे जप्ती सिस्टम फॉलो किया जाता था। इजरा सिस्टम। इजरा सिस्टम वाज एसोसिएटेड विद विच सिस्टम। तो ये भी रेवेन्यू सिस्टम से ही संबंधित था, जिसे एबोलिश कर दिया गया था बाद में। हु वेर मिरसदर्स। हु वेर मिरसदर्स। मिरसदर्स वेर हेरिडेटरी लैंड ओनर्स। मतलब हेरिडेटरी मतलब कि बाप का लैंड है तो बेटा भी लैंड होल्ड करेगा, दैट इज कॉल्ड हेरिडेटरी लैंड ओनर्स। दे वर कॉल्ड मिरसदर्स। मिरसदर्स। So what was Ijra system during Mughal period? It was a system of revenue farming. अभी हमने डिस्कस भी कर लिया था। What was the role of Karori in land revenue during Mughal period? तो करोरी का काम हुआ करता था, he was in charge of collection and assessment of revenue. करोरी एक अधिकारी हुआ करता था जिसका काम क्या था, he was in charge of collection and assessment of revenue. अगला सवाल है What role did अमीन play in land revenue administration? आज भी अमीन आता है और ये मेजर करता है लैंड को, असेसमेंट करने के लिए रेवेन्यू को, लैंड को मेजर करने का काम कौन करता था, अमीन करता था, और आज भी अमीनी चलती है। Who were कानूनगोज। कानूनगोज इन द लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सो दे वर कानूनगो जो थे ये लोकल रेवेन्यू ऑफिशियल्स हुआ करते थे, लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कानूनगोज। व्हाट रोल डज चौधरी प्ले इन लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो चौधरी का काम था, लोकल रेवेन्यू का कलेक्शन का काम था चौधरी का, ठीक है। चौधरी आज भी चौधरी, वो सिस्टम तो चला गया लेकिन वर्ड्स जो हैं, टाइटल्स जो हैं वो आज भी यूज होते हैं।
सो व्हाट वाज द रोल ऑफ पटवारी इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग मुगल एम्पायर? तो ये मेंटेन करता था रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू का, ठीक है। आज के डेट में ये क्या करता है, लैंड का रिकॉर्ड रखता है। पटवारी के पास आप जाते हो, कोई भी विवाद हो जाता है तब भी आप पटवारी के पास ही जाते हो। इन द एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर द टर्म खुदा खास्ता इज यूज्ड फॉर, इट वाज यूज्ड फॉर पीजेंट हु कल्टिवेटेड देयर ओन लैंड। उसको बोलते थे खुद खास्ता। आज हम बोल देते हैं ना खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, तो खुदा ना खास्ता नहीं, खुद खास्ता हुआ करता था। जो पीजेंट अपना खुद का लैंड ओन किया है और उस पर कल्टीवेट कर रहा है उसे खुद खास्ता बोलते थे। इसके अलावा व्हाट वाज द टर्म यूज्ड फॉर खुद खास्ता, दैट इज पीजेंट हु कल्टीवेट देयर ओन लैंड ड्यूरिंग मुगल पीरियड, तो उसे मलिके जमीन भी बोलते हैं, मालिके जमीन या फिर मलिके जमीन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, व्हाट वाज द टर्म यूज्ड टू डिनोट ए टीनेंट ऑफ लैंड कल्टीवेशन? तो टीनेंट जो होते थे, टीनेंट क्या होते थे, जो शेयर क्रॉपर जो बोलते हैं ना उसे टीनेंट बोलते हैं, शेयर क्रॉपर। कि भैया आपकी जमीन नहीं है, ठीक है, मान लो कि ए की जमीन है बट एक बी पर्सन है जो कि इसको बो रहा है, तो वो टीनेंट कहलाएगा। तो इनको बोला जाता था मुजारियन बोला जाता था। इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मददे मास indicates what? In Mughal administration, madade mas indicates what? So it was an indication of revenue free land given to learned person, ठीक है, पढ़े लिखे आदमी को revenue free land देना, that is called madade mas. What was the bantai in revenue administration of medieval India? तो repeat हो गया, it was a system of calculating revenue, ठीक है, repeat हो गया है। खैर Which revenue system is also called बंदोबस्त सिस्टम, बंदोबस्ती सिस्टम या बंदोबस्त सिस्टम? तो ये था दहसाला रेवेन्यू सिस्टम को ही बंदोबस्त सिस्टम भी बोला जाता था। Who were बंजाराज ड्यूरिंग मुगल पीरियड? सो दे वर ट्रेडर्स। बंजारा जो थे ट्रेडर्स हुआ करते थे, जगह जगह घूम के ये ट्रेडिंग करते थे, कुछ सामान लेके जाएंगे गांव घर में उसे बेचेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रेडर्स। मुगल क्वाइनेज और रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तो मुगल क्वाइनेज में पहला है असरफी अकबर ने लॉन्च किया था। एक गोल्ड पीस हुआ करता था ये क्वाइन का, 4.7 ग्राम का स्टैंडर्ड इसका वे होता था और डेटेड टू अबाउट 1523 CE एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबर ने किया था, ठीक है। असरफी बाबर ने किया था, अकबर ने नहीं। रुपया था ए न्यू सिल्वर क्वाइन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द अफगान रूल। स्पेशली ये रुपया जो है शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था, सूर्य डायनेस्टी में। So it was a new silver coin that was introduced during the Afghan rule after Mughal captured India and token currency of rupiah was continued. वो आज भी चलता है। फिर आता है दाम। तो दाम क्या है? It was originally introduced by Afghans again and it was called paisa also. So after the Mughals came to power, they renamed it, ठीक है, दाम। The mohur क्या था? It was a gold coin introduced by Akbar and it was the most popular coin during the time and was also known as sansa. फिर आता है इलाही was a circular shaped coin introduced by Akbar। कहता है जित्तल क्या था? ये जित्तल था, स्मॉलेस्ट कॉपर कॉइन था ये एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड पैसा। जित्तल जो था कॉपर का हुआ करता था, मेन इंपॉर्टेंट इसमें यही है। फिर आता है लिस्ट ऑफ मुगल ऑफिसर्स, देख लें एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। वजीर का काम क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसकी। ही वाज आल्सो नोन एज चीफ मिनिस्टर एंड ही लुक्ड आफ्टर रेवेन्यू एंड फाइनेंस, ठीक है। वजीर को चीफ मिनिस्टर भी कहा जाता था और ये रेवेन्यू और फाइनेंस को ये क्या करता था? लुक आफ्टर करता था इस डिपार्टमेंट को। फिर आता है दीवान जो था, ही वाज ए पर्सन मैनेजिंग ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द किंगडम, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड ये भी है, ठीक है। ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने का काम दीवान करता था, अकाउंटेंट कह सकते हो दीवान, ठीक है। मीर बख्शी, one of the most important officer, he gather intelligence and make recommendations regarding military appointments and promotions and he was head of the military department। कहता है मीर समन का काम था, he was in charge of royal कारखानास। दीवाने बायुतात, ये हमने देखा था, he was a person maintaining roads, government buildings, public properties etc। कहता है मीर मंसी, he was responsible for royal correspondence। मीर मंसी का काम क्या था?
रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस करवाना मीर मुंशी का काम था। फिर आता है सदर उस सदर, सदर उस सदर का काम था, ही वाज द हेड ऑफ रिलीजियस डोनेशंस एंड कंट्रीब्यूशंस, दैट इज कॉल्ड सदर उस सदर। फिर आता है काजी उल कुजत, सो ही वाज सुप्रीम अथॉरिटी फॉर जस्टिस आफ्टर द इंपेरर। काजी जहां भी आया तो वो जस्टिस से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कुछ और ऑफिसर्स और उनकी, सेंट्रल लेवल पे ऑफिसर्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेंट्रल लेवल पे एक ऑफिसर्स हुआ करते थे मुहतासिब, थोड़ा सा ब्लर है, सॉरी फॉर दैट। मुहतासिब का काम था, ही वाज इंस्पेक्टर ऑफ पब्लिक प्लेसेस एंड बिहेवियर इन टाउन्स। फिर आता है मुशरिफ ए मुमालिक, ही वाज अकाउंटेंट। फिर आता है मुस्तौफ ए मुमालिक, ही वाज ऑडिटर। फिर आता है मीर ए अर्ज, मीर ए अर्ज का काम था, ही वाज इंचार्ज ऑफ पिटीशंस, जो पिटीशंस फाइल होते थे ना उसके। आता है वकिया नवीस, ही वाज रिपोर्टर्स, दे वर रिपोर्टर्स, ठीक है। प्रोविंशियल लेवल्स में कुछ अधिकारियों की बात करें तो एक अधिकारी था सिपाह सलार। सिपाह सलार का काम था, ही वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंपेरर एंड हु पोसेस्ड बोथ सिविल एंड मिलिट्री अथॉरिटी, मतलब प्रोविंशियल लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी था ये। दीवान अगेन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर था। प्रोविंशियल लेवल पे बक्सी, बक्सी वाज मीर बक्सी जैसे होता है वो, अगेन आर्मी से रिलेटेड प्रोविंशियल लेवल पे। ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द आर्मी फॉर प्रोविंसेस। सदर, सदर क्या था? सदर था मैनेजिंग द जुडिशियल अफेयर, सदर बोलते थे, ऑफिसर था ये। अब हमने देख लिया प्रोविंशियल लेवल, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बड़ा अधिकारी फौजदार था, ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर आता था अमल गुजर, ही वाज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। फिर आता है कोतवाल, कोतवाल जो था, कोतवाल पुलिस से रिलेटेड होता है, सो ही वाज द चीफ ऑफ द सिटी पुलिस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस, कोतवाली सिस्टम, ठीक है, कोतवाल। परगना लेवल पे अधिकारियों को देख ले तो सबसे बड़ा अधिकारी था परगना लेवल पे सिकदर। सिकदर जो था, ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिस चीफ एट परगना लेवल। अमीन रेवेन्यू कलेक्टर था ये, अमीन लीजर करके रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था। विलेज लेवल की बात करें तो मुकदम सबसे इंपॉर्टेंट, ये इस पे सवाल आता है, मुकदम क्या थे? तो मुकदम हेड ऑफ विलेज को बोला जाता था। पटवारी, पटवारी का काम था अकाउंटेंसी मेंटेन करना, रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड। चौकीदार, वॉचमैन हुआ करते थे, चौकीदार वॉचमैन हुआ करते थे, ठीक है, चौकीदार वॉचमैन हुआ करते थे। चलिए और कुछ फैक्ट्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं। लिटरेचर देख लेंगे एक बार, मुगल एम्पायर में कौन सा लिटरेचर किसने ऑथर किया था? तो गुलबदन बेगम का नाम आता है, शी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग हुमायूं नामा। हुमायूं का बायोग्राफी इन्होंने लिखा था, गुलबदन बेगम ने, इनकी बुआ थी ये। अबुल फजल रिस्पॉन्सिबल थे आईने अकबरी, जो कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का जो जिस्ट है वो आपको बता देता है। अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखी अकबरनामा में। बदाऊनी ने लिखा मुंताखाब उल त्वारीख। फिर मुल्ला दाऊद ने लिखा त्वारीख अल्फी। निजामुद्दीन अहमद ने लिखा तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी लिखा किसने? निजामुद्दीन अहमद ने। मुतामद खान ने लिखा इकबाल नामा। और अब्दुल हमीद लाहौरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसने लिखा पदशाह नामा। शाहजहां की जीवनी है, शाहजहां की जीवनी है पदशाह नामा। किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। फैजी ने लिखा मसनवी नाला ए दमन, ठीक है, मसनवी नाला ए दमन। फिर आता है इंपॉर्टेंट वुमेन्स ऑफ मुगल पीरियड। तो गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम जिसने हुमायूं नामा लिखा था। सो शी वाज ए वुमेन ऑफ एक्सेप्शनल पोएटिक टैलेंट हु रोट हुमायूं नामा। फिर आता है महम अनंगा। महम अनंगा वाज द चीफ नर्स ऑफ अकबर। शी केयर्ड फॉर अकबर एंड हेल्प्ड हिम थ्रू हिज ट्रबल सिंस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। महम अनंगा। फिर आता है नूरजहां। नूरजहां वाज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम क्वीन ऑफ इंडिया, और ये वाइफ थी जहांगीर की, ठीक है, वाइफ थी जहांगीर की। एंड इसका इन्फ्लुएंस रहा काफी ज्यादा जहांगीर पे। शी वाज वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्यूटी, बहुत सुंदर थी, एंड मिलिट्री वैलर भी था इसमें। फिर आता है मुमताज महल। मुमताज महल जिसके लिए ताजमहल बना, शाहजहां की बीवी। शी वाज वाइफ ऑफ शाहजहां,
having died at a young age only a few after into her husband's reign. In her memory, Shahjahan constructed the Taj Mahal where she entombed. ठीक है, जहां नारा बेगम, तो ये औरंगजेब की, शाहजहां की सॉरी, she was the eldest daughter of Emperor Shahjahan and the older sister of Prince Dara Shikoh and Emperor Aurangzeb. So she became the first lady, that is Padshah Begum, of the Mughal Empire at the tender age of 17 after her mother's death. फर्स्ट लेडी बनी थी ये। फिर आता है चांद बीबी। चांद बीबी, शी वॉज अपीयर्ड ऑन द रैम्पार्ट्स ऑफ द फोर्ट ऑफ द अहमदनगर ड्रेस्ड इन मेल अटायर एंड put heart in the defenders of that town against the powers of Akbar himself. चांद बीबी। फिर आता है असमत बेगम। असमत बेगम वॉज मदर ऑफ मुगल इम्प्रेस नूरजहां। नूरजहां की मम्मी थी, नूरजहां वाइफ थी जहांगीर की। So Asmat Begum was also the paternal grandmother of Empress Mumtaz Mahal. कहता है हमीदा बानू बेगम, she is also known by the title Maryam Makni, which was given to her son Akbar. ठीक है, अकबर ने ये दिया था। चलिए, अब यहाँ पे हमारा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा मराठा एम्पायर को, जो कि आपको प्रेजेंट करूंगा, और एक दो चैप्टर बचे हैं इसमें, फिर आपका मिडाइवल भी खत्म हो जाएगा, एक मास्टर वीडियो आ जाएगी इसकी भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।